इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाला है। चैप्टर का नाम है हुआ यूं कि। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभ्यास पहले पढ़ेंगे पहली अदाकारी। देखिए पहली अदाकारी का पहला सवाल है श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई। तो आंसर हो जाएगा श्रवण कुमार की भूमिका खुद लेखक भीष्म साहनी ने निभाई। इसलिए ये चूज किए ना श्रवण कुमार के किरदार, क्योंकि श्रवण कुमार मुख्य पात्र था। ठीक है ना, श्रवण कुमार पर नाटक है तो पूरा मुख्य किरदार था, पूरा शुरू से अंत तक नाटक में ये किरदार रहता, लोगों को बहुत पसंद आता। इसलिए जो भीष्म साहनी लेखक है तो 4th क्लास में थे तो वो श्रवण कुमार का किरदार निभाना पसंद किए। 2 है बोधराज को किसकी भूमिका निभाने में क्या परेशानी हो रही थी। तो बोधराज किसकी भूमिका निभाया था? माँ की भूमिका निभाया था। उसको परेशानी क्या हो रहा था? जो साड़ी का पल्लू है ना, वो जो माथा पर रखा हुआ तो बार बार खिसक रहा था, तो साड़ी पहनने का उसका आदत था ही नहीं। तो उत्तर हो जाएगा बोधराज को श्रवण कुमार के माँ की भूमिका निभाने में परेशानी हो रही थी। वह अपनी माँ की ही साड़ी पहने हुए था जिसका पल्लू बार बार सिर पर से खिसक जाता था। तो जो साड़ी का पल्लू है बार बार सिर पर से खिसक जा रहा था, और बोधराज टकला था तो चिकना होता टकला था, इसलिए वो खिसक जा रहा था, बाल था ही नहीं। 3 है दशरथ मंच पर मूर्ति की तरह क्यों खड़ा था। दशरथ खड़ा थे यानी दशरथ का जो किरदार निभा रहा था ना लड़का, उसके बारे में बोला जा रहा है। दशरथ मंच पर मूर्ति की तरह क्यों खड़ा था। देखिए उत्तर हो जाएगा दशरथ मंच पर मूर्ति की तरह इस इंतजार में खड़ा था कि लेखक गाना खत्म करें और उसे संबोधित करें। वो जो राजा दशरथ का किरदार निभा रहा था वो इस इंतजार में खड़ा था कि लेखक कब गाना खत्म करेंगे और फिर बातचीत शुरू होगा दोनों के बीच में, फिर राजा दशरथ माफी मांगेंगे, इस तरह से वो चलेगा काम, पूरा संवाद चलेगा। 4 है तीर लगने के बाद कौन सा गीत गाया गया। तो वो पहले ही बता चुके हैं सप्तम स्वर का गीत गाया गया था, बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में गाया गया था। जो सप्तम स्वर होता है तो 7 स्वर होता है, उसमें 7वां स्वर को सप्तम स्वर कहते हैं। ठीक है ना, इसको निषाद बोलते हैं और शॉर्ट में नी बोलते हैं, नी। ये जो सप्तम स्वर है ना वो ऊंचे सुर में गाया जाता है, बहुत ऊंचा, बहुत तेज गाया जाता है। देखिए उत्तर हो जाएगा तीर लगने के बाद सप्तम स्वर का गीत गाया गया। कौन सा गीत गाया गया? सप्तम स्वर का। देखिए 5 है श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़कों को क्या हिदायत दी गई थी। हिदायत यानी इंस्ट्रक्शन, क्या हिदायत दी गई थी। देखिए उत्तर हो जाएगा श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़कों को सारा वक्त आंखें बंद किए रहने की हिदायत दी गई थी। और डायरेक्टर क्या बोला, तुम दोनों को एकदम एन बीचों बीच, मंच के बीचों बीच बैठा देंगे, तुम दोनों का जो मुंह है वो दर्शक की तरफ रहेगा। 6 है दर्शक तालियां क्यों बजाने लगे। दर्शक तालियां क्यों बजाने लगे। उत्तर हो जाएगा अंधी माँ की भूमिका निभा रहे बोधराज के सिर पर से धोती का पल्लू खिसक आने से उसका गंजा सिर दिखने लगा। उसके गंजा सिर और उसे बार बार आंखें खोलते देखकर दर्शक ठहाके लगाने लगे और फिर तालियां बजाने लगे। तो जो दर्शक थे वो तालियां क्यों बजाने लगे? पहला था कि जो बोधराज जो अंधे माँ की भूमिका निभा रहा था तो उसके सिर पर से ना जो पल्लू होता गिर गया और उसका टकला दिखने लगा, तो उसके टकलों को देखकर लोग हंसने लगे। और क्यों हंसने लगे? बार बार है ना वो जो अंधे माता पिता थे वो बार बार आंखें खोल देते थे ये देखने के लिए कि मंच पर क्या हो रहा है, ठीक ना, और दर्शक का क्या प्रतिक्रिया है, लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्या है, और नाटक कौन कौन देख रहा है, ठीक है ना, कौन कहाँ बैठा है, इस तरह से उत्सुकता था। ठीक है ना, तो इसलिए बार बार देखने के लिए उन सभी को आंखें खोल देते थे। कौन? जो अंधे माता पिता के किरदार निभा रहे थे 2 लड़के, वो तो उन सभी को आंखें खोलते हुए देखकर और बोधराज के गंजे सिर को देखकर दर्शक ठीक है हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे और फिर तालियां बजाने लगे। अब पढ़ेंगे नाटक की दुनिया। फर्स्ट क्वेश्चन है नाटक में निर्देशक क्या काम करता है, यानी जो डायरेक्टर है वो नाटक में क्या काम करता है। डायरेक्टर फिल्म में भी रहेगा, जहाँ एक्टिंग रहेगा वहाँ पर निर्देशक रहेगा ही रहेगा। देखिए उत्तर हो जाएगा नाटक में निर्देशक अदाकारों को अभिनय के बारे में बतलाता और समझाता है कि कैसे भावनाओं के साथ अभिनय करें और अदाकारों के किए गए अभिनय में
गलतियों को उजागर कर उन्हें बतलाता है। जब प्रैक्टिस होता है तो उस वक्त क्या है, वो बतलाएगा। नाटक में जो निर्देशक है वो अदाकारों को, यानी जो एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस, ठीक है, जो ड्रामा कर रहे हैं, तो उनको बताएगा कि तुमको एक्सप्रेशन के साथ, भावनाओं के साथ कैसे एक्टिंग करना है, यानी कैसे अभिनय करना है। जैसे रोना है तो कैसे रोना, हंसना है तो कैसे हंसना है, चलना है तो कैसे चलना है, ताकि एकदम रियल लगे। ठीक है, ये सारा का सारा समझाने के काम कौन करता है? निर्देशक करता है। और जो एक्टिंग में जो गलती है, ठीक है, उसको सुधारता है, बोलता है कि तुम्हारी ये गलती है, तुम ठीक से रो नहीं रहे हो, ठीक से चल नहीं रहे हो, ठीक से डायलॉग डिलीवरी नहीं हो पा रहा, मुंह से ठीक से नहीं निकल पा रहा। ठीक है, तो इस तरह से उनकी गलतियों को उजागर करता है, उनको बतलाता है कि ये गलती है और इसको इस तरह से करना है, और फिर वो बताएगा कि ये ऐसा ऐसा सीन है और ऐसे ऐसे एक्टिंग करना है। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे अपने घर से धोती साड़ियाँ क्यों उठा लाए थे? तो मंच सजाने के लिए। डायरेक्टर बोला था कि मंच सजाने के लिए साड़ी धोती का जरूरत पड़ेगा, तो तुम सब अपने अपने घर से लाना, क्योंकि बजट कम है। उत्तर हो जाएगा मंच सज्जा। मंच सज्जा यानी मंच को सजाने के लिए। मंच सज्जा के लिए निर्देशक के हुक्म पर बच्चे अपने घर से धोती साड़ियाँ उठा लाए थे। थर्ड है, नाटक खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? अगर नाटक खेलना है, नाटक तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, यही बताना है। देखिए, उत्तर हो जाएगा नाटक खेलते समय कथानक यानी स्क्रिप्ट में दिए गए अपने अपने संवाद याद रखना जरूरी है, और नाटक की प्रस्तुति देने से पहले उसका कई बार अभ्यास जरूरी है, ताकि वास्तविक नाटक की प्रस्तुति देते वक्त कोई गड़बड़ ना हो। तो जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, जो कहानी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, तो सब में क्या डायलॉग लिखा हुआ था, किसको किसको कौन कौन डायलॉग बोलना है, कौन कौन सा बात, कौन कौन सा सेंटेंस बोलना है, तो उसको एकदम याद रखना एकदम जरूरी है। ठीक है, जैसे ABCD याद रहता है, क ख ग, उसी तरह एकदम याद रखना एकदम जरूरी है, ताकि भूल ना जाए। और जो असली नाटक होता है मंच पर, तो उससे पहले जब अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि जब स्टेज पे जब नाटक करे ना दर्शकों के सामने, तो कोई गड़बड़ नहीं हो। तो ये सब बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। और ड्रेस व्रेस खरीदना, मंच को सजाना, ठीक है, ये सारे चीज़ें जरूरी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि डायलॉग याद करना जरूरी है, और नाटक का दम पहले से ही एकदम पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि दम असली में जब नाटक करेंगे ना दर्शकों के सामने मंच पर, तो कोई गड़बड़ी नहीं हो। फोर्थ क्वेश्चन है, मंच पर इन्हें दिखाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है? तो मंच पर दिखाना है पेड़, कुआं और सांप को। तो पेड़, कुआं और सांप को दिखाने के लिए मंच पर किस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ये बताना है। जैसे कहानी में ना, ये जो नाटक हुआ, तो नदी को दिखाने के लिए क्या साड़ी का इस्तेमाल किया गया। दोनों तरफ से दो व्यक्ति साड़ी को पकड़ लेंगे, ठीक है, और फिर उसको लहराएंगे तो धारा की तरह दिखाई पड़ेगा। और नदी के लिए क्या बाल्टी रख दिया गया था और उसमें पानी रख दिया गया था। तो इस प्रकार से बोला जा रहा है, जो बच्चों का जो नाटक है ना, बच्चों का जो नाटक है, उसमें पेड़ दिखाना है, कुआं दिखाना है और सांप दिखाना है। तो आप किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे? देखिए, आंसर हो जाएगा, अगर पेड़ दिखाना है ना, तो पेड़ दिखाना तो क्या करना पड़ेगा, पेड़ से तोड़े गए टहनियों को आपस में जोड़कर छत से लटका देंगे। ठीक है, तो टहनी तोड़ लिया, कई टहनी तोड़ लिया, कई डाल तोड़ लिए, ठीक है, और बहुत मोटा डाल नहीं तोड़ना है, सिर्फ पत्ता वाला ही डाल तोड़ना है। तो पत्ता वाला डाल तोड़ लिए और सबको बांध देंगे, और बांध के क्या करेंगे, फिर लटका देंगे छत से, ठीक है ना, फैला देंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे क्या कोई पेड़ है। और कुआं दिखाना है तो क्या करेंगे, थर्मोकोल से गोल बनाकर ईंट का आभास देने के लिए रंग देंगे। ठीक है ना, आभास देने के लिए, यानी लगे कि वो कुआं है, तो सबसे पहले थर्मोकोल से बड़ा सा बना देंगे, और फिर इसको पेंट उंट कर देंगे, और पेंट करके ईटा उटा बना देंगे, ईटा की तरह बना देंगे, तो वो कुआं की तरह दिखने लगेगा। सांप, अगर सांप दिखाना है तो सबसे सस्ता उपाय क्या है, लंबा रस्सा। तो सांप दिखाने के लिए एक लंबा रस्सा लेंगे और रस्सा को टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे, ठीक है, और वहां पर हल्का अंधेरा कर देंगे, ताकि लोगों को ना, दर्शकों को स्पष्ट पता ना चले कि वो रस्सा है। तो टेढ़ा मेढ़ा देख करके लोगों को लगेगा क्या सांप है। तो सबसे सस्ता है क्या, लंबा रस्सा से हम सांप दिखा सकते हैं। और सांप कैसे दिखा सकते हैं, नकली सांप भी मिलता है जो रिमोट से चलता है, ठीक है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सस्ता में, सबसे सस्ता में यही उपाय है कि हम मंच पर अगर बच्चों का नाटक हो रहा है, तो सांप को दिखाने के लिए हम लंबा रस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं।
5 है, आपके अनुसार नाटक की सफलता में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है? क्या पूछा जा रहा? नाटक की सफलता में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है? अभिनेता की, निर्देशक की, नाटक लिखने वाले की या मंच सज्जा करने वाले की? अपने उत्तर का कारण भी बताएं। देखिए, सबसे पहला क्या है, नाटक की सफलता में सबका योगदान रहता है। अभिनेता का, यानी जो एक्टिंग करने वाला है ना, एक्टर एक्ट्रेस, वो डायरेक्टर, वो सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे सीन है और ऐसे ऐसे एक्टिंग करना है, वो, या फिर नाटक लिखने वाले के या मंच को सजाने वाले के। तो मंच जो सजाता है ना, तो रियल लगता है। जैसे जंगल है, तो जंगल है तो बस खाली मंच पे ऐसे कर देंगे कि जंगल है और करने लगेंगे तो नहीं ना काम चलेगा। एकदम मंच को सजाएंगे, ठीक है, जंगल का सीन बनाएंगे तो वो रियल लगेगा, ठीक ना, रियल। तो ऐसे तो बकवास लगेगा। तो नाटक की सफलता में सबका योगदान होता है, साथ ही साथ म्यूजिक देने वाले का भी योगदान होता है, गाने वाले का भी योगदान होता है, ठीक है। तो सबका योगदान होता है नाटक की सफलता में। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, नाटक की सफलता में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है? ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा होती है। तो सबका योगदान तो होता है, लेकिन एक का नाम बताना है जो जिसका योगदान नाटक की सफलता में सबसे ज्यादा होता है। तो नाटक की सफलता में योगदान सबसे ज्यादा किसका होगा? जो नाटक को प्रस्तुत करेगा, ठीक ना, प्रस्तुत दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेगा, उसी का होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा, मेरे अनुसार नाटक की सफलता में अभिनेता की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एक नाटक को दर्शक के सामने अभिनेता ही प्रस्तुत करता है। सही बात है। जो लेखक कहना चाह रहा है और जो निर्देशक कहलवाना चाह रहा है, वो अभिनेता ही माध्यम है। अगर निर्देशक न हो या लेखक न भी हो तो एक अभिनेता उस घटना को आत्मसात कर दर्शकों के बीच प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा, जो एक अभिनेता है, यानी जो एक्टिंग करने वाला, एक्टर एक्ट्रेस, उसकी भूमिका सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? देखिए, नाटक को प्रस्तुत करने का काम कौन करता है? अभिनेता करता है दर्शक के सामने। अगर लेखक कहानी लिख दिया, ठीक है, लेखक कहानी लिख दिया कि यहाँ पर ये सीन है, यहाँ पर रोना है, यहाँ पर हंसना है, ताकि वो दुख दिख सके, वो खुशी दिख सके, वो आश्चर्य दिख सके, ठीक है, चेहरे पे भी तो भाव आना जरूरी है। तो मान लीजिए अभिनेता अच्छे से एक्टिंग नहीं किया, तो लेखक जैसे लिखा था, ठीक है, तो सारा का सारा बर्बाद हो गया। अगर निर्देशक अच्छे से सिखा दे तुमको ऐसे ऐसे एक्टिंग करना है, लेकिन जो अभिनेता अगर अच्छे से एक्टिंग नहीं करेगा, तो निर्देशक जो सिखाया है और जो लेखक जो कहानी में लिखा है, वो सब के सब बर्बाद हो जाएगा। जो अभिनेता है, वो लेखक जो लिखे हैं, ठीक है, उसको पढ़ के उसको एकदम अच्छे से एकदम याद करना पड़ता है, डायलॉग डिलीवरी, और अच्छे से एक्सप्रेशन के साथ लोगों को बताना पड़ता है, लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, तब जाके वो नाटक सफल होता है। ठीक है ना। अगर जा रहे हैं और मंच पर ही क्या एक्टिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो जो डायरेक्टर का मेहनत है, लेखक का मेहनत है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है नाटक की सफलता में योगदान तो सबका होता है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान एक अभिनेता का होता है, क्योंकि वो नाटक को दर्शक के सामने प्रस्तुत करता है। दर्शक के सामने अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो सबका जो मेहनत है, जो म्यूजिक है, डायरेक्टर का मेहनत, लेखक का मेहनत, जो कहानी लिखा अच्छा, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अगर निर्देशक नहीं भी होता है ना, नहीं सिखाने वाला होता है, तो जो एक्टर है यानी अभिनेता है, वो पहले से सीखा हुआ रहता है। तो अगर निर्देशक नहीं भी रहेगा ना, तो कर सकता है, अभिनेता खुद कर सकता है। ठीक है। अगर लेखक कहानी नहीं भी लिखा है, तो अभिनेता, ठीक है, वो कहानी लिख सकता है। ठीक है, भले ही बहुत बढ़िया नहीं हो, बहुत बढ़िया भी लिख सकता है, बहुत खराब भी लिख सकता है, लेकिन अभी जो अभिनेता है वो सारे काम कर सकता है। ठीक है, निर्देशक का भी, लेखक का भी, ठीक है, और मंच सजाने का भी काम कर सकता है। लेकिन जो मंच सजाने वाला है या डायरेक्टर है, लेखक है, वो एक्सप्रेशन के साथ एक्टिंग नहीं कर सकता, दर्शक के सामने एक्टिंग नहीं कर सकता। लेकिन एक अभिनेता है, वो लगभग ठीक है सारे काम कर सकता है। इसलिए नाटक की सफलता में सबसे ज्यादा योगदान एक अभिनेता का होता है। देखिए 6 क्वेश्चन है, श्रवण कुमार नाटक खेलने के लिए बच्चों को किस किस सामान की जरूरत पड़ी होगी, एक सूची बनाइए। तो श्रवण कुमार नाटक खेलने के लिए क्या क्या सामान का जरूरत पड़ा होगा, यही आपको बताना है। सामान का जरूरत तो बहुत पड़ा होगा, लेकिन आपको बताना है 3 4 4। तो 4 4 8, 8 3 11, यानी 11 सामान बताना, सिर्फ 11 सामान होगा तो ढेर सारे सामान,
लेकिन सिर्फ 11 सामान बताना है क्योंकि खाली स्थान सिर्फ 11 दिया हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा मुकुट जूते। तो सबसे पहले मुकुट होगा और फिर जूता होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन पहनेंगे? राजा दशरथ पहनेंगे, राजा है ना, तो मुकुट पहनेंगे और जूता तो शाही जूता पहनेंगे। तो ये चाहिए। धोतियाँ चाहिए, धोतियाँ तो जितने पुरुष है सब पहनेंगे। ठीक है, श्रवण कुमार हो गया, राजा दशरथ हो गया। ठीक है, जो अंधे पिता का किरदार निभा रहे वो हो गया। और साड़ियों को जरूरत पड़ेगा मंच को सजाने के लिए और नदी का जो धारा है उसको दिखाने के लिए। और फिर जो श्रवण कुमार के माता जी है वो पहनेंगे। और कपड़े चाहिए, स्पेशल प्रकार के भी कपड़े की जरूरत पड़ेगा। शाही हैं जो राजा हैं, राजा दशरथ, वो स्पेशल प्रकार का महंगा कपड़ा पहनेंगे, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगा। बाल्टी और जल का जरूरत पड़ेगा क्योंकि नदी की धारा दिखाने के लिए तो साड़ी से दिखा दिए, लेकिन नदी दिखाने के लिए ठीक है पानी कहाँ से लाएंगे, तो बाल्टी रख दिए थे वहाँ पर और क्या जल रख दिए थे। तो ये जरूरत पड़ेगा। 2 टुकड़ियाँ का जरूरत पड़ेगा, रस्सी का जरूरत पड़ेगा और एक डंडा का जरूरत पड़ेगा जो कमंडल दिखाने के लिए। तो 2 टोकरी में श्रवण कुमार के अंधे माता पिता बैठेंगे तो रस्सी तो दिखाना पड़ेगा ना, और डंडा से बांधा हो रहेगा तब ना कमंडल बनेगा। तो रस्सी चाहिए, 2 टुकड़ियाँ चाहिए, डंडा भी चाहिए और साथ ही साथ तीर धनुष चाहिए। तीर धनुष तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा क्योंकि राजा दशरथ तीरे से तो मारेंगे। और तर्कस भी चाहिए तीर रखने वाला। तो लोटा भी चाहिए। ठीक है, लोटा किस लिए चाहिए? जो पानी लाने जाएंगे सरयू नदी से अयोध्या में। कौन? श्रवण कुमार। तो ये चाहिए। तो चाहिए तो बहुत सारा चाहिए, जैसे डंडा भी चाहिए, तर्कस भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर खाली स्थान कितना दिया हुआ था? 11 दिया हुआ था, तो सिर्फ 11 चीज़ें यहाँ पर लिखे हैं। चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। देखिए अब पढ़ते हैं आपकी बात। किसकी बात? आपकी बात। फर्स्ट है, क्या आपको किसी नाटक में अदाकारी का मौका मिला है? उसके बारे में बताइए। तो पूछा जा रहा है क्या आपको कभी नाटक में ना अपना एक्टिंग स्किल दिखाने का मौका मिला है? एक्टिंग करने का कभी मौका मिला है जिंदगी में? तो उसके बारे में बताना है। ये जो क्वेश्चन है आपके बारे में पूछ रहा है, आपकी बात है तो आप ही के बारे में पूछेगा, लेकिन इसको एक लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको लिखना है ताकि आपको लिखने का तरीका पता चल जाए। तरीका तो मेरा यही पर्पस है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का यही पर्पस है कि आपको पता चल सके कि आंसर लिखते कैसे हैं। देखिए उत्तर हो जाएगा, हाँ मुझे कई बार नाटक में अदाकारी का मौका मिला है। अदाकारी यानी नाटक करना, अभिनय करना, ठीक ना, एक्टिंग करना। देखिए उत्तर हो जाएगा, हाँ मुझे कई बार नाटक में अदाकारी का मौका मिला है। मैं अपने पहले नाटक में एक पेड़ बना था। पेड़। यह नाटक मेरे स्कूल में सरस्वती पूजा पर हुआ था। यह नाटक अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध की कहानी पर था। तो अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध की कहानी आपको पता ही होगा। ठीक है, वो अंगुलियों का माला पहनकर चलता था और लोगों को मार देता था, और जो अंगूठा है ना वो काट लेता था और माला पहनता था। तो गौतम बुद्ध कहाँ मिले थे अंगुलीमाल से? जंगल में मिले थे। तो आसपास पेड़ दिखाना पड़ेगा ना, तो मैं एक पेड़ बना था अपने पहले नाटक में। नाटक तो कई बार कर चुके हैं, लेकिन पहली बार जब नाटक किए थे तो उसमें एक पेड़ बने था। पेड़, छोटा सा रोल मिला था। इस तरह आप बना करके लिख सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपके मोहल्ले, गांव या शहर में नाटक होते हैं? उनके बारे में बताइए। तो क्या पूछा जा रहा था? आपके मोहल्ले में या गांव में या शहर में, ठीक है, तीनों जगह में से अगर कहीं भी होता है ना, अगर कहीं मोहल्ला में हो या गांव में हो या शहर में हो, ठीक है, अगर गांव में रहते तो गांव में हुआ है कि नहीं ये बताना। अगर शहर में रहते तो शहर में हुआ कि नहीं हुआ। अगर अपने मोहल्ले में हुआ तो मोहल्ले के बारे में बताइए। तो इस तरह से किसी एक के बारे में एकदम बता देना, मोहल्ले के बारे में, गांव के बारे में, शहर के बारे में। ये क्वेश्चन भी आप ही के बारे में पूछ रहा है, लेकिन एक लिख के दिखा देते हैं कैसे लिखते हैं, कैसे आपको समझने में आसानी होगा। तो लिखने का तरीका एकदम पता होना जरूरी है। देखिए आंसर हो जाएगा, हाँ मेरे गांव में नाटक होते हैं। पहले पूछ रहा था कि नाटक होता है कि नहीं होता, मोहल्ले, गांव या शहर में आपके, तो होता है। तो उत्तर हो जाएगा, हाँ मेरे गांव में नाटक होते हैं। यह नाटक हर साल छठ के पावन अवसर पर रात्रि में होता है, रात में, और पूरी रात चलता है। समझ गए ना, पूरी रात। इस नाटक में कुछ बाहरी कलाकार होते हैं और बाकी सभी गांव के ही लोग होते हैं, खासकर युवा। तो जो युवा होता है ना बहुत एक्साइटेड होता है कि हम नाटक करेंगे, हम नाटक करेंगे। तो बूढ़ा का किरदार निभा रहा है, तो नकली
दाढ़ी लगा लेते हैं, बाल पका पका लगा लेते हैं, इस तरह से धोती कुर्ता पहन लेते हैं तो बुजुर्ग लगने लगते हैं। तो ज़्यादातर हम युवा ही होते हैं, ठीक है ना। 100 में से 99% युवा ही होते हैं। नाटक देखने के लिए एक बड़ा पंडाल बनता है, लेकिन महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों की भारी भीड़ के सामने वह छोटा मालूम पड़ता है, क्योंकि रात में ना सभी महिलाएं, सभी पुरुष और सभी बच्चे क्या आ जाते हैं देखने के लिए। ऐसा लगता है जैसे गांव खाली हो गया। बच्चे बड़ी ही उत्सुकता से नाटक देखने जाते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे 2-3 घंटे नाटक देखने के बाद ही एक दूसरे पर सो जाते हैं और सुबह उठकर बहुत ही अफसोस करते हैं। यह घटना हर साल दोहराई जाती है। तो गांव में जो नाटक होता है वो धार्मिक होता है, तो कभी रामायण पे होगा, ठीक है ना, रामायण के किरदारों पर, कभी महाभारत के किरदारों पर होगा, ठीक है। इस तरह से धार्मिक माहौल बना दिया जाता है ताकि सभी लोग उस नाटक का आनंद ले सकें, चाहे वो किसी उम्र के हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे बच्चे हो। और रात में होता था, नदी के उस पार बालू था, बालू के बगल में ना जमीन था, ठीक है, खेत टाइप का, तो वहाँ होता था। तो लोग रात में जाते थे। रात में उस वक्त बिजली की व्यवस्था भी नहीं था, अब तो बिजली की व्यवस्था हो गया। तो नाव से लोग जाते थे, पूरा रात भर होता था और सभी चले जाते था, ठीक है, सभी। और जो महिलाएं वो रात में ही वापस आ जाती थी नाव से, 2-3 नाव खेने वाला रहता था। इस प्रकार से होता था। और ठंड वाला छठ में होता था तो सभी साल ओढ़ के जाते थे, और पंडाल में बहुत ज़्यादा भीड़ लगने के कारण कि जगह नहीं बचता था, ठीक है, पैर पसारने की जगह भी नहीं बच पाता था। और रात में क्या होता था, रात में सभी बच्चे देखते थे, और रात में जहाँ बैठने का जगह नहीं है तो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही सो जाते थे, ठीक ना। और सो गए और फिर सुबह उठते थे, बोलते थे, बहुत अफसोस करते थे कि हम नाटक पूरा देख नहीं पाए। तो ये घटना जो है ना वो हर साल होता है, हर साल छठ के पावन अवसर पर जो नाटक है वो हमेशा होता है, ठीक है। आपके गांव में नाटक छठ के अवसर पर होता है कि नहीं होता? मेरे गांव में तो सिर्फ एक दिन होता, ठीक है। और जनरली क्या होता है, जनरली लंबे समय तक चलता है, ठीक ना, 1 सप्ताह हो या फिर 6 दिन, 5 दिन। तो हर गांव का जो तरीका है नाटक का वो अलग अलग होता है। थर्ड क्वेश्चन है, मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आंखों पर चश्मा लगाए हुए था। जो लेखक थे ना 4th क्लास में थे, तो उनको उतना दिमाग नहीं था। तो 9th क्लास का लड़का जब चश्मा लगाया हुआ था ना तो सोचते थे कि बहुत तेज है, बहुत इसको नॉलेज है, बहुत ही ये ज्ञानी पुरुष है। देखिए क का क्वेश्चन है, क्या चश्मा लगाने से व्यक्ति योग्य बन जाता है? तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर नॉलेजेबल आदमी बनना है तो चश्मा लगा लेता है, इसमें क्या था, मेहनत करना ही नहीं पड़ता पढ़ने में। तो गलत बात है। तो उत्तर हो जाएगा नहीं, चश्मा लगाने से व्यक्ति योग्य नहीं बन जाता है। देखिए ख है, आपके अनुसार योग्य होने के लिए क्या जरूरी है? तो जाहिर सी बात है ज्ञान योग्य होने के लिए ज्ञान जरूरी है। उत्तर हो जाएगा, मेरे अनुसार योग्य होने के लिए हमें उस क्षेत्र में अच्छा ज्ञान और अनुभव होना जरूरी है जिसमें योग्य बनना चाहते हैं। तो जिसमें योग्य बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसमें ज्ञान जरूरी है और फिर अनुभव जरूरी है। अनुभव जैसे मान लीजिए कि एक्टिंग करना है तो एक्टिंग का क्लास करना पड़ेगा, और क्लास ही नहीं करना पड़ेगा और नाटक भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव होते जाएगा वैसे वैसे मेच्योर होते जाएंगे और अच्छे से वो काम करते जाएंगे, उसमें धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ज्ञान जरूरी है और क्या, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस। तो उससे क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा। ग है, आप अपनी कक्षा, परिवार और गांव में किस किस को बड़ाई के योग्य मानते हैं और क्यों? तो ये भी क्वेश्चन आपके बारे में पूछ रहा है। तो पूछा जा रहा है आप अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में, फैमिली में या फिर विलेज, गांव में किस किस को बड़ाई के योग्य मानते हैं और क्यों, कारण भी बताना। तो एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखाते हैं, इसी तरह आपको लिखना है। तो लिखने का तरीका आपको बताते हैं। उत्तर हो जाएगा, मैं अपनी कक्षा में एक लड़के श्याम को बड़ाई के योग्य मानता हूँ। क्यों मानता हूँ बड़ाई के योग्य? बड़ाई यानी प्रशंसा के योग्य, क्योंकि वह बहुत ही पढ़ाई में तेज है, फिर भी उसे कोई घमंड नहीं है। पढ़ने में तो तेज है ही, लेकिन उसको इसका कोई घमंड नहीं है। मैं उसी से कठिन प्रश्नों को पूछता हूँ। जो हार्ड प्रश्न होता है ना, हार्ड क्वेश्चन, तो उससे पूछ लेते हैं, वो आराम से बता देता है, तो मेरी समस्या का हल निकल आता है। मैं अपने परिवार में माता पिता को बड़ाई के योग्य मानता हूँ, क्योंकि वे घर को संभालने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और अपनी इच्छाओं की बलि देकर हम बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जो माता पिता होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं,
घर परिवार चलाने के लिए, और अपनी इच्छाओं को पूरी करने से पहले बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इसलिए माता पिता क्या बड़ाई के योग्य हैं। नेक्स्ट है, पूछ रहा था कि आप अपने गांव में किसको बड़ाई के योग्य मानते हैं, किसको प्रशंसा के योग्य मानते हैं कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो गांव के बारे में बताना है, पहले बताना था कक्षा में, क्लास में बता दिए, फिर फैमिली में, फिर अब बताना है गांव में। लिखेंगे, मैं अपने गांव में मुखिया जी को बड़ाई के योग्य मानता हूं क्योंकि वे गांव की तरक्की के लिए पक्की सड़कें, नाले, नहर, बिजली आदि की व्यवस्था करवा दी हैं। ठीक, तो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली हो गया, सड़क हो गया, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, अच्छे स्कूल बनाना, ये सब तो मूलभूत सुविधाएं हैं। तो मुखिया जी ये सब सारे मूलभूत सुविधाएं पूरा करवा दिए हैं, पूरा व्यवस्था करवा दिए हैं, इसलिए वो बड़ाई के योग्य हैं। और वे गांव की खुशहाली के लिए कई काम करते रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो सुविधाएं हैं वो क्या जितना उपलब्ध करा सकता है उतना ही कम पड़ जाता है। तो वे गांव की खुशहाली के लिए कई काम करते रहते हैं, इसलिए वे गांव के जो मुखिया हैं वो बड़ाई के योग्य हैं। 4 क्वेश्चन है, अगर आपको श्रवण कुमार नाटक में अभिनय करने का अवसर मिले तो कह आप किस पात्र की भूमिका निभाना चाहेंगे और क्यों। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको श्रवण कुमार नाटक में नाटक करने का यानी एक्टिंग करने का अवसर मिले तो आप कौन सा पात्र है जिसकी भूमिका निभाना चाहेंगे। ये क्वेश्चन भी आप ही के बारे में पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा, मैं श्रवण कुमार की भूमिका निभाना चाहूँगा क्योंकि श्रवण कुमार नाटक का मुख्य पात्र है और पूरे नाटक में शुरू से अंत तक उसका किरदार रहेगा। तो श्रवण कुमार का किरदार निभाना बहुत ही दिलचस्प होगा, यानी श्रवण कुमार का किरदार करना बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि जो श्रवण कुमार है नाटक का क्या मुख्य पात्र है, शुरू से अंत तक रहेंगे, एक्टिंग करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, अपना एक्टिंग स्किल दिखाने का और लोगों को इम्प्रेस करने का। तो ज़्यादा नाम कमाना है तो श्रवण कुमार के किरदार निभाने में क्या फायदा है। ख है, आपको किस पात्र की भूमिका निभाने में कठिनाई होगी और क्यों। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपको नाटक करने का अवसर मिले तो आप श्रवण कुमार का किरदार निभाना पसंद करेंगे कि राजा दशरथ, या श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का किरदार निभाना पसंद करेंगे। ये 4 ऑप्शन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। खा में पूछ रहा था कि आप किस पात्र की भूमिका निभाने में आपको कठिनाई होगा और क्यों कठिनाई होगा। तो हमको तो क्या होता है ना, हमको श्रवण कुमार के माता पिता के किरदार निभाने में परेशानी होता, ठीक है ना। तो इसी को लिख दिए हैं, आपको जो परेशानी होगा वो आपको लिख देना है, बस लिखने का तरीका तो आना चाहिए। तो देखिए लिखने का तरीका सीख लीजिए। उत्तर हो जाएगा, मुझे अंधे माता पिता की भूमिका निभाने में कठिनाई होगी। पूछ रहा था आपको, तो यहाँ पर मुझे कर दिए और अंधे माता पिता और यहाँ से की से लेकर कठिनाई होगी तक लिख दिए। इसी तरह लिखना है, जिस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा उसी प्रकार से जवाब देना है। देखिए उत्तर हो जाएगा, मुझे अंधे माता पिता की भूमिका निभाने में कठिनाई होगी क्योंकि मंच के बीचों बीच दर्शकों की तरफ मुंह करके बिना आंखें खोले पूरे नाटक में बैठे रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो यार सी बात है, किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाएगा नाटक में पूरे समय, ठीक है, पूरे समय आंख बंद करके रखना, क्योंकि इंटरेस्ट तो जग जाएगा ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जग जाएगा कि लोग हंस रहे हैं तो कौन हंस रहा है, कौन कौन नाटक में आया, कौन कौन देख रहा है, ठीक है ना, कोई कोई दोस्त आया कि नहीं आया। इस तरह से बहुत सारा चीज़ क्या है ना दिमाग में चलने लगता है, ठीक है, तो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो ये जो अंधे माता पिता का जो किरदार है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा निभाने में। लोगों की प्रतिक्रिया और मंच पर क्या हो रहा है ये देखने के लिए मेरी आंखें न चाहते हुए भी बार बार खुल ही जाएंगे। ये एकदम बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। अब पढ़ते हैं, अनुमान लगाइए। अनुमान, आपको अनुमान लगाना। फर्स्ट है, श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़के आंखें बंद करके क्यों नहीं बैठ पा रहे थे। ठीक है, श्रवण कुमार के जो अंधे माता पिता थे, ठीक ना, कौन लड़का जो किरदार निभा रहा था, 2 लड़का, एक बोधराज एक और लड़का था, तो आंखें बंद करके क्यों नहीं बैठ पा रहा था। देखिए आंसर हो जाएगा, श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़कों में बहुत ही उत्सुकता थी ये जानने के लिए कि मंच पर क्या चल रहा है और नाटक के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इसलिए वे दोनों लड़के आंखें बंद करके नहीं बैठ पा रहे थे।
क्यों नहीं बैठ पा रहे थे? क्योंकि बच्चे थे, 4th क्लास के बच्चे थे, ठीक है। उनमें तो बहुत ही इंटरेस्ट रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहता है। तो सोच रहे थे कि मंच पे क्या चल रहा होगा, लोग लोग क्या क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कोई हंस रहे हैं तो उनमें इंटरेस्ट जग रहा था कि कौन हंस रहा है, कौन खिलखिला रहा है, ये देखने के लिए, ठीक है। तो उनमें बहुत ही उत्सुकता थी जानने के लिए कि मंच पर क्या हो रहा है और नाटक के प्रति लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो इसलिए वो आंख खोलकर बार बार देखना चाह रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक की आवाज क्यों फटने लगे थे? लेखक की आवाज क्यों फटने लगे थे, यानी उनका गला बैठ क्यों गया था? उत्तर हो जाएगा, लेखक सप्तम स्वर में गीत गा रहे थे। सप्तम स्वर यानी क्या? ऊंचा स्वर, तीन ऊंचे सुर में गा रहे थे, एकदम चिल्ला चिल्ला कर, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा समय तक अगर चिल्ला चिल्ला कर अगर बोलते हैं या कुछ गाते हैं तो गला बैठ ही जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक सप्तम स्वर में गीत गा रहे थे, लेकिन गीत इतना लंबा था कि खत्म ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए गीत आधा भी नहीं गाया गया था कि लेखक की आवाज़ फटने लगे थे। बहुत जोर जोर से गा रहे थे सप्तम स्वर में। आपको बताएं कि जो सप्तम स्वर है और 7वां स्वर होता है, 7 गो स्वर होता है, इसमें जो 7वां स्वर है निषाद, जिसको शॉर्ट में नी बोलते हैं, उसको एकदम ऊंचा सुर में गाना पड़ता है, बहुत तेज, ठीक है, तेज आवाज में गाना पड़ता है। तो लेखक जो है श्रवण कुमार का किरदार निभा रहे थे, जब उनको तीर लगा तो सप्तम स्वर में गाने लगे बहुत जोर जोर से, और गीत एकदम लंबा था तो खत्म ही नहीं हो रहा था। तो गीत आधा भी खत्म नहीं हुआ कि लेखक की आवाज़ फटने लगी थी, उनका गला बैठने लगा था। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक ने ऐसा क्यों कहा कि यह तेरा भाई क्या कर रहा है? तो अध्यापक, जो लेखक के अध्यापक थे, टीचर, वो क्यों कहे? उनके भाई बलराज से बोले थे ना कि यह तेरा भाई क्या कर रहा है, ये क्यों बोले थे? उत्तर हो जाएगा, जब लेखक गीत समाप्त करके तड़प कर मरने का अभिनय किए तो उनके अद्भुत अभिनय को देखकर अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए अध्यापक ने उनके भाई से कहा कि यह तेरा भाई क्या कर रहा है। तो लेखक जब अपना गीत समाप्त किए और तड़प कर मरने का नाटक किए, एक्टिंग किए, तो उनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। तो उनकी बढ़िया एक्टिंग को देखकर, अद्भुत अभिनय को देखकर टीचर जो है, अध्यापक, बहुत खुश हो गए और अपनी खुशी बताने के लिए, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उनके भाई से बोले कि यह तेरा भाई क्या कर रहा है, यानी बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है। उनके कहने का मतलब ये था। अब पढ़ते हैं खोजबीन। खोजबीन यानी आपको खोजना है कहानी में से। फर्स्ट है, पाठ में उन अंशों को खोजकर बताइए जिनसे दर्शकों को नाटक में मजा आ रहा था। तो बोला जा रहा है, पाठ में उन अंशों को खोजकर बताइए जिनसे दर्शकों को नाटक में मजा आ रहा था, ठीक है। तो उस लाइन को न चुनना है, कहानी में से उस लाइन को चुन कर लिखना है, कुछ करना नहीं है, कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ चुन कर लिखना है, जिससे पता चले कि दर्शकों को नाटक में एकदम मजा आ रहा था, नाटक को देखने में। तो उत्तर हो जाएगा, श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठ ही नहीं पा रहे थे, कभी एक तो कभी दूसरा आंखें खोल देता है, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगे थे। तो दर्शक हंसेंगे कब? जो उनको नाटक देखने में एकदम अच्छा लगेगा तभी ना हंसेंगे। तो यहाँ से यहाँ एक वाक्य चुन लिए, तो यहाँ पर हो गया दर्शक हंसने लगे थे, यानी उनको नाटक देखने में मजा आ रहा था। क्यों हंसे थे? आंखें दोनों खोल देते थे ना श्रवण कुमार के अंधे माता पिता, तो उसको देखकर वो हंसने लगते थे। अब आगे फिर लिखते हैं, सहसा हॉल में ठहाका हुआ, बोधराज के सिर पर से धोती का पल्लू खिसक आया था और नीचे से उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था। घुटा हुआ सिर आपको बता चुके हैं, टकला सिर को घुटा हुआ सिर कहते हैं, यानी सिर पे एक भी बाल न होना। तो सहसा नहीं ना अचानक, तो अचानक तो हॉल में एकदम ठहाका होने लगा। क्यों होने लगा? बोधराज के सिर पर से ना पल्लू खिसक गया और उसका टकला दिख गया, तो लोग ठहाके लगाने लगे, यानी उनको मजा आ रहा था। तो उन्हीं वाक्यों को चुनना है ना जो दिखाए कि दर्शकों को नाटक देखने में मजा आ रहा था। तो 2 वाक्य चुन लिए। फिर तीसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़पकर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थी। तो सीटी कौन बजाता है? जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा खुश, तब बजाता है। तो जब लेखक अपना गीत समाप्त करके तड़पकर मरने का एक्टिंग किया ना, बहुत अच्छे से किए, कितना अच्छे से किए कि हॉल में एकदम सीटी बजने लगा, लोग बहुत ज़्यादा खुश होकर सीटी बजाने लगे। तो ये सब जो वाक्य है, 3 वाक्य आपको बताएं, ये दर्शाता है कि दर्शक को नाटक देखने में मजा आ रहा था।
अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भाषा के रंग। किसके रंग? भाषा के रंग। फर्स्ट है, क्या है गहरा? गहरा क्या है ये बोला जा रहा है। देखिए, जहाँ गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने जाता है। ठीक है, पानी लेने जाता है कहने का मतलब जो अंधे माँ बाप का किरदार निभा रहे थे ना, ठीक है, उनके लिए श्रवण कुमार पानी लेने जाता है। गहरी रात गए यानी गहरी रात में, ठीक है, एकदम अंधेरी रात में, रात हो चुका था। वो बताए थे जो वो अयोध्या में प्रवेश किए थे तो बहुत रात हो गया, तो उनके माता पिता को प्यास लग गया, तो सरियू नदी से वो लोटा में पानी ले गए थे। राजा दशरथ रात में ही शिकार पर निकले हुए थे। किन किन को शिकार करने का बहुत ही शौक था, इतना शौक था कि वो रात में भी शिकार करने के लिए निकल पड़ते थे। तो वही बोला जा रहा गहरी रात गए, गहरी रात गए। इस वाक्य में गहरी रात का अर्थ बहुत रात होना। गहरी रात यानी बहुत रात होना, ये कहने का मतलब है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंशों के अर्थ बताइए। तो जो वाक्य में रेखांकित यानी रेखा प्लस अंकित, तो जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया, उसका अर्थ बताना है। तो देखिए, इसमें जो अंडरलाइन किया गया है ना, ठीक है, आपको अंडरलाइन दिखाई पड़ोगे, ये इसी का अर्थ बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं, आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें एक गहरा राज है। गहरा राज यानी रहस्य, ठीक है, राज यानी रहस्य। गहरा राज यानी बहुत छिपा हुआ रहस्य। बोलते ना ये राज किसी को मत बताना, यानी राज यानी रहस्य, जो किसी को मत बताना, छिपा कर रखना। और गहरा राज यानी बहुत छिपा हुआ रहस्य। ख है, यह नदी बहुत गहरी है। गहरी यानी उसका जो गहराई है बहुत ज़्यादा है, तो हो जाएगा बहुत गहरा होना, ठीक है ना। गहरा, गहरा यानी गड्ढा बहुत ज़्यादा है, गहराई बहुत ज़्यादा है। तो इसको लिख सकते हैं बहुत गहरा होना, या ये भी लिख सकते हैं बहुत गहराई होना, ठीक है ना, बहुत गहराई होना, ये भी लिख सकते हैं। तो जो लिखने का मन लिख लीजिए, बहुत गहरा होना ये भी लिख सकते हैं, या बहुत गहराई होना ये भी लिख सकते हैं। ग है, रमा को गहरा हरा रंग पसंद है। क्या पसंद है उसको? रमा को गहरा हरा रंग। तो गहरा हरा का क्या मतलब है ये बताना। देखिए, गहरा हरा का मतलब है बहुत हरा होना, ठीक है ना, डार्क ग्रीन जिसको बोलते हैं, डार्क। तो गहरा हरा मतलब हो गया बहुत हरा होना। घ है, मास्टर जी ने आज एक गहरी बात समझाई। देखिए, गहरी बात कहने का मतलब है सूक्ष्म बात, ठीक है ना, सूक्ष्म, ठीक है। तो उसमें जो छिपा हुआ था बहुत सूक्ष्म था, ठीक है, जो पता नहीं चल पा रहा था। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताए हैं, गहरी बात, जिस पे सही भी का ध्यान नहीं गया था, वैसा बात आज मास्टर जी बताए हैं, गहरी बात यानी सूक्ष्म बात। टू है, सही का चिन्ह लगाइए। तो सही का चिन्ह लगाना है, ऑप्शन दिया हुआ क ख ग घ, इसमें जो सही होगा उसमें सही का टिक लगाना है। फर्स्ट है, सप्तम स्वर में गाने का मतलब है। तो सप्तम स्वर में गाने का मतलब क्या है? बहुत ऊंचा गाना, ठीक है ना, बहुत ऊंचे स्वर में गाना। 7 स्वर होता है, उसमें जो 7वां स्वर होता है निषाद यानी नी, वो क्या होता है? वो ऊंचे स्वर में गाया जाता है। तो सप्तम स्वर में गाने का मतलब है ऊंचे स्वर में गाना, ऊंचे स्वर में गाना हो गया ख। सेकंड है, हॉल में सन्नाटा छा गया, मतलब है। तो सन्नाटा छा गया का क्या मतलब है? इसका मतलब है हॉल में खामोशी छा गई, खामोशी यानी हल्ला गुल्ला सब बंद। थर्ड क्वेश्चन है, घुटा हुआ सिर का मतलब है। घुटा हुआ सिर का मतलब होता है टकला होना, यानी क हो जाएगा। सिर पर एक भी बाल न होना यानी टकला होना। 3 है, दिए गए शब्द समूह में से सही शब्द पर घेरा लगाइए। तो बोला जा रहा है ये 3 गो जो ऑप्शन है ना, जो शब्द समूह दिए गए, एक समूह में 3 शब्द दिए गए हैं, इसमें जो सही है शब्द उसको घेरा लगाना, घेरा। तो देखिए इसमें सही कौन है? देखिए इसमें बड़ी ई है, इसमें छोटी ई है, लेकिन ये इसमें जो चंद्र होना चाहिए वो नहीं है। तो सही इसमें कौन है? ये है। कौन सा मूछ होगा? मूछ ये सही है। अब देखिए मूर्ति है, तो मूर्ति ये सही है, छोटा ई होना चाहिए और बड़ा ऊ होना चाहिए, तो इसी में है। उसके बाद दर्शक,
तो द के बाद र रहना चाहिए, द के बाद र। देखिए द के बाद र नहीं है, द के बाद र है तो दर्शक हो गया। जब ये सही हो गया तो ये देखने की आवश्यकता नहीं है, पर द होगा तब ना र होगा, तो इसमें तो गलत है। तो क्या हो गया, साड़ियाँ हो गया, ये मूछ हो गया, ये मूर्ति हो गया और ये दर्शक हो गया। तो घेरा लगाना था तो घेरा लगा दिए। 4 है, हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे। हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे। शब्द में हा के ऊपर आधा चांद बना है। तो देखिए हा के ऊपर है ना आधा चांद बना हुआ है, ये जो आधा चांद बना हुआ है, इसका प्रयोग ज्यादातर अंग्रेजी से आए शब्दों में होता है। तो बहुत सारे जो शब्द है ना हिंदी में वो अंग्रेजी से लिए गए, अंग्रेजी से। जैसे हो गया हॉल, मॉल, बॉल, डॉल, ये सब लिए गए। तो हिंदी में वही होता है और अंग्रेजी में भी वही होता है। जैसे हो गया कॉलेज हो गया, तो कॉलेज पता है शुद्ध हिंदी नहीं है, शुद्ध हिंदी कॉलेज के क्या होता है, विश्वविद्यालय होता है। अब नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। ठीक है, बोल बोल कर पढ़ेंगे। क्या कोई अंतर नजर आया, ये पूछा जा रहा। तो चलिए बोल बोल कर पढ़ते हैं, तब अंतर तो नजर आएगा ही। देखिए पहला है हाल। हाल यानी स्थिति, जैसे बोलते हैं ना क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है भाई। तो हाल चाल का मतलब क्या हो गया, उसका स्थिति कैसा है, ठीक है, उसका स्थिति कैसा है, इसी को बोलेंगे हाल। हॉल, हॉल तो पता ही आपको, बड़ा सा बरामदा रहेगा तो उसको बोलेंगे हॉल। तो हाल और हॉल में तो अंतर पता चल गया। काफी, काफी यानी पर्याप्त है। जैसे खाने में आप एक थरिया भोजन खा रहे हैं, फिर कोई पूछा क्या और चाहिए, तो बोलेंगे नहीं नहीं इतना काफी है। जैसे चाय कोई दे रहा तो 1 गिलास दे रहा, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे नहीं आधा काफी है, ठीक है ना, आधा दीजिए, आधा काफी है। तो काफी हो गया, आप काफी यानी पर्याप्त। और एक कॉफी है, तो कॉफी तो पीने वाला है, तो दोनों में अंतर आपको बुझा रहा होगा। देखिए आगे है बाल। बाल यानी केस। बॉल, बॉल यानी गेंद। डाली, डाली यानी पेड़ की डाली, टहनी। और डॉली, तो डॉली तो लड़की का नाम होता है, डॉली, ठीक है, डॉल से डॉली बना है, डॉली। 5 में बोला जा रहा है इन शब्दों को भी बोल बोल कर पढ़िए। तो ठीक है पढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर, तो डॉक्टर एक्चुअल में क्या अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी, फ्रॉक, ये सब अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में ले लिया गया है। तो डॉक्टर का शुद्ध हिंदी क्या होता है, चिकित्सक। कॉलेज का विश्वविद्यालय। देखिए तो डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी, फ्रॉक, बोला था बोल बोल कर पढ़िए तो पढ़ दिए। तो ठीक है डॉक्टर के है ना आधा चांद, आधा चांद, आधा चांद, आधा चांद। तो क्या बोला गया था इसके पहले फॉर्म में, जो आधा चांद वाले जो शब्द है ना, अधिकतर जो शब्द है वो अंग्रेजी से लिया गया, इंग्लिश से लिया गया हिंदी में। 6 है, नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। देखिए बोला जा रहा है जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में 2 शब्द दिया गया है, उसमें जो सही शब्द है ना उससे पूरा करना है वाक्य को। तो इसमें से जो होगा वो खाली स्थान में भर देंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा। तो क है, मुझे डैश कटवाने जाना है। तो बॉल, गेंद कटवाने जाना नहीं, बाल कटवाने जाना है, ठीक है ना, बाल। तो बाल को क्या करेंगे, यहाँ पर भर देंगे। ख है, रोहित ने ऐसा बल्ला घुमाया कि डैश दीवार के पार चली गई। तो बल्ला घुमाया यानी बल्ले से मारा तो क्या चले गए दीवार के पार, बॉल चले गए यानी गेंद। केस कैसे चल जाएगा, केस नहीं होगा, बॉल हो जाएगा। ग है, आपका क्या डैश है, हॉल, हाल। तो आपका क्या हाल है ये पूछते हैं जब किसी से मिलते हैं तब, तो हाल हो जाएगा। घ है, यह खाना 20 बच्चों के लिए डैश रहेगा, यानी यह खाना 20 बच्चों के लिए काफ़ी रहेगा, मत दो ज़्यादा हो जाएगा, तो काफ़ी रहेगा तो काफ़ी हो जाएगा। कॉफ़ी तो पीने वाला होता है। अंग है, यह डैश बहुत गर्म है। तो क्या गर्म है, कॉफ़ी गर्म है, कॉफ़ी, तो हो जाएगा यह कॉफ़ी बहुत गर्म है। अब हम सभी को पढ़ना है शब्दों की दुनिया, शब्दों की दुनिया। फर्स्ट है निम्नांकित, तो हो जाएगा निम्न प्लस अंकित, तो नीचे लिखा गया है ना वही आपको बताना है। तो बोला जा रहा है कि नीचे लिखे गए शब्दों से वाक्य में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। निम्नांकित शब्दों से वाक्य में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। तो जो 5 को दिया हुआ है ना, पढ़, में, के, ने, को, इसी बॉक्स से नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरना है। देखिए क है, दर्शक हॉल डैश बैठे थे,
यानी हॉल में बैठे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा में, तो ये हो गया कंप्लीट। ख हो जाएगा बोधराज डैश कुछ समझ में नहीं आया, यानी बोधराज को कुछ समझ में नहीं आया, तो को हो जाएगा। हम सभी मंच डैश खड़े थे, यानी मंच पर खड़े थे, तो पर हो गया। घ है माता पिता डैश अपनी आंखें खोल दे, तो माता पिता ने अपनी आंखें खोल दी, तो ने हो गया। अंगा है श्रवण कुमार डैश माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, यानी श्रवण कुमार के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा श्रवण कुमार के, तो के हो जाएगा। ठीक है। टू है मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर एक झील है जो तिब्बत में है। सेकंड है मानसरोवर के अक्षरों से नए शब्द बनाइए, यानी मानसरोवर में जो अक्षर दिया गया है ना उससे नए शब्द बनाना है। क्या को बनाना है, 1 2 3, 3 को बनाना है, एक बना के दिखाया गया है। देखिए मानस कैसे बनाया गया, यहाँ से ले लिया गया मानस, तो यहाँ पर ले लेते हैं सरोवर, तो यहाँ पर जो सरोवर है इसमें से काट लिए तो सरोवर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो बीच में जो सर है वो सर यहाँ भर देंगे, और जो वर है यहाँ भर देंगे, वर यानी वरदान। ठीक है, ब्रह्मा जी बोले थे ना किनको, श्रवण कुमार के माता पिता को, कि कौन सा वर चाहिए, वर मांगो, ठीक है ना, वर। और वर मीन्स दूल्हा भी होता है, ठीक है ना, वर मीन्स दूल्हा भी होता है, वर मीन्स वरदान भी होता है। तो हो गया काम, यहाँ पर सरोवर भर दिए, यहाँ पर सर भर दिए, वर भर दिए। ठीक है, कैसे, इसमें जो अक्षर था उसी से भरना था तो भर दिए। ठीक है। 3 है नाटक की दुनिया से जुड़े शब्दों की सूची को आगे बढ़ाइए, तो बोला जा रहा है नाटक की दुनिया से संबंधित शब्दों की सहायता से इस सूची को भरना है, तो सूची दिया हुआ, तो के को भरना है 4 8 12, तो चढ़ती है 12, 12 को शब्द भरना है, और एक लिखा हुआ अदाकारी। आंसर हो जाएगा नाटक की दुनिया से कौन कौन जुड़ा हुआ, 9th क्लास का लड़का था, निर्देशक, कलाकार यानी एक्टिंग करने वाला, ठीक है ना, मंच चाहिए, अभिनय यानी एक्टिंग, संगीतकार तो संगीत भी तो देते हैं, म्यूजिक भी तो देते हैं, मंच सज्जा मंच सजाने वाला चाहिए, दर्शक भी होना चाहिए, तो ना वो देखेंगे नाटक, संवाद यानी डायलॉग, तो डायलॉग भी तो होगा, एक दूसरे से बातचीत भी तो होगा, और कहानी में क्या लिखा हुआ था सप्तम स्वर, तो सप्तम स्वर यानी ऊंचे स्वर में गीत गाया गया था, तो भी होगा स्वर। भूमिका बोलते ना कि वो माता पिता की भूमिका निभा रहा है, तो नाटक से संबंधित क्या है, ये शब्द है, भूमिका शब्द भी है। हॉल, तो ना बोलेंगे हॉल में ठहाके लगने लगे, तो हॉल क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा जगह रहेगा, ठीक ना, बहुत बड़ा जगह रहेगा, वहां पर बैठने की व्यवस्था रहेगा, और आगे जो मंच रहेगा वहां पर नाटक होगा, तो हॉल भी जुड़ा हुआ नाटक शब्द से, क्योंकि बड़े से हॉल में नाटक होगा ताकि ढेर सारे दर्शक देख सकें। गीत, नाटक में गीत भी होगा, जैसे श्रवण कुमार गीत गा रहे थे ना कि तूने मेरे छाती में तीर क्यों मारा, क्रूर पुरुष, इस तरह से बहुत सारा गा रहे थे। तो ये सारे जो शब्द है ना वो एक नाटक से जुड़े हुए हैं, ये जो 12 शब्द हैं। देखिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखिए लिखा हुआ संवाद और अभिनय, संवाद और अभिनय। देखिए क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट में अगर वह एक और तीर तर्कस में से निकालकर मेरी ओर चला देता तो मेरा काम बन जाता, यानी जो गलती हो गया था ना, राजा दशरथ का जो किरदार निभा रहा था उसको तीर चलाने में गलती हो गया, तीर चलाया तो छत की तरफ चला गया तीर, ठीक, उनकी छाती में लगा ही नहीं, श्रवण कुमार की छाती में लगा ही नहीं, ठीक है, तो वही बोलते हैं तो पहला जो गलती किया था ना उसको सुधार सकता था, मेरा काम बन जाता, मेरे छाती में लग जाता तीर, तो हमको झूठ मूठ का नाटक नहीं करना पड़ता, लोगों को लगता कि नहीं तीर लगा है तब वो मरने वाला। अगर दशरथ तीर चला देता तो दशरथ और श्रवण कुमार के बीच क्या बातचीत होती, उनके संवाद लिखिए और फिर अभिनय भी कीजिए। तो बोला जा रहा है कि अगर तीर लग जाता है ना श्रवण कुमार की छाती में तो दशरथ और श्रवण कुमार के बीच में क्या क्या बातचीत होता है ये लिखना है, संवाद लिखना है, ठीक ना, डायलॉग लिखना है और फिर एक्टिंग भी करना है। तो एक्टिंग आप कर लीजिएगा, पहले डायलॉग तो लिख लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ डायलॉग, श्रवण कुमार हाय मार डाला, ठीक है, जब तीर लगा ना तो बोले हाय मार डाला, तो दशरथ बोलते अरे यह क्या हो गया, जब हाय मार डाला जब शब्द सुने ना, जब शब्द सुने तो दशरथ को लगा कि नहीं एक कोई मनुष्य है, तब उनको लगा कि हम कहीं मनुष्य को तो नहीं ना मार दिए हैं, तब दशरथ क्या बोलते हैं, अरे
यह क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि कोई जानवर होगा। ठीक है, वो सोचे थे ना कोई हिरन होगा। तो अब देखिए श्रवण कुमार क्या बोलेंगे ये भरना, आपको दशरथ क्या बोलेंगे ये भरना। इसी तरह डायलॉग पूरा लिखना, पूरा डायलॉग लिखना है और फिर उसका एक्टिंग भी करना है। तो पहले डायलॉग लिख लेते हैं और एक्टिंग आप कर लीजिएगा। देखिए डायलॉग लिखते हैं, देखिए उत्तर हो जाएगा श्रवण कुमार। ठीक है ना, श्रवण कुमार को जब तीर लग गया ना तो हाय मार डाले, बोले अरे इस पास जाते हैं। ठीक है, उसके पहले क्या बोले थे, ये क्या कर दिए हम। ठीक है, एक आदमी को लगता है मार दिए हैं, ये कोई जानवर, हम सोचे कि कोई जानवर होगा। उसके बाद जब वो पास जाते हैं ना, दशरथ श्रवण कुमार के पास जाते हैं तो तीर लगने से वो क्या, वो छटपटा रहे होते हैं, उस वक्त का डायलॉग है। तो श्रवण कुमार बोलते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। तो दशरथ बोलते हैं हे भगवान ये क्या हो गया। तो फिर आगे श्रवण कुमार बोलते हैं आह आह, दर्द से कराहते हैं वो। तो दशरथ बोलते हैं तीर निकालने दो, मत मत निकालो, कहीं मेरे प्राण न निकल जाएं। तो दशरथ तीर को निकालते हैं। ठीक है, फिर आगे श्रवण कुमार बोलते हैं अरे क्रूर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझ निरपराध प्राणी की हत्या की। वो दशरथ को ना श्रवण कुमार का नाम नहीं पता था, इसलिए उनको क्या, उनको मुनि कुमार कह के वो पुकारते हैं। जैसे जिस प्रकार हम सब पुकारते हैं ना छोटे बच्चों को, जिसका नाम नहीं पता रहता, बोलते हैं छोटू इधर सुनो, लड़के रहते तो बोलते छोटी इधर सुनो, इसी तरह। तो दशरथ बोलते हैं मुनि कुमार मैं निर्दोष हूँ। श्रवण कुमार बोलते हैं निर्दोष, एक निरपराध प्राणी को मारकर निर्दोष बनते हो। ठीक है, यहाँ पर किस की जगह क्या किसी कर दीजिएगा, किसी, इसमें ये ऐसे लगा दीजिएगा, टाइपिंग करने में छूट गया। दशरथ क्या बोलते हैं तपस्वी कुमार मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि ये सब भूल से हुआ है। रघुवंशी तो सपने में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करता। जब श्रवण कुमार सुनते हैं ना कि रघुवंशी, रघुवंशी सब सुनते हैं। ठीक है, तो श्रवण कुमार बोलते हैं रघुवंशी। तो दशरथ बोलते हैं हाँ दशरथ, अयोध्या का युवराज, मैं दशरथ हूँ, अयोध्या का युवराज हूँ। युवराज दशरथ, युवराज होकर तुमने ऐसा पाप किया, मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा। मैं अपने प्राण देकर भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने को तैयार हूँ। श्रवण कुमार आगे बोलते हैं व्यर्थ व्यर्थ युवराज व्यर्थ, तुमने एक बाण मारकर 3-3 हत्याएं कर दी है। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, मैं ही उनका एक सहारा हूँ, वो चल फिर नहीं सकते। मेरी मृत्यु के बाद वो अवश्य मर जाएंगे। मैं तो उनके लिए जल लेने आया था, वो मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं उनके सूखे कंठ में ये जल नहीं पहुंचा सकता। मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती है, मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती है। फिर दशरथ आगे बोलते हैं क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ठीक है, उनके रोने बिलखने की ना श्रवण कुमार बहुत रोने बिलखने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा तड़पते रहते हैं। ठीक है, अपने से ज़्यादा चिंता उनको अपने माता पिता की होती है, क्योंकि वो अंधे होते हैं ना, चल फिर नहीं सकते हैं। तो वही बोलते हैं कि मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुँच सकती है। ठीक है, उनको पानी पिलाना है मुझे। ठीक है, तो दशरथ बोलते हैं क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे। जब राजा दशरथ क्षमा मांगते हैं ना श्रवण कुमार से, तो श्रवण कुमार बोलते हैं अरे मेरे क्षमा करने से क्या होगा, तुम अभी मेरे माता पिता के पास चला जा और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर ले, शायद वही तुम्हें क्षमा कर दें, नहीं तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। उन्हें ये शीतल जल अवश्य पिला देना और कहना मेरे भाग्य में बस इतनी ही सेवा लिखी थी। फिर अंतिम सांस लेते हुए श्रवण कुमार बोलते हैं युवराज युवराज, मैं मर रहा हूँ, तुम्हें मेरी शपथ है, मेरा अंतिम संस्कार बाद में करना, मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना, मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना, अवश्य पिला देना, अवश्य पिला देना। इस प्रकार से श्रवण कुमार स्वर्ग से धार जाते हैं। उसके बाद वो लोटे में पानी लेकर जो दशरथ हैं उनके माता पिता के पास जाते हैं।
फिर क्या होता है, वो पहचान जाते हैं, सारी घटना का वर्णन कर देते हैं और उनके माता पिता फिर उनको श्राप दे देते हैं। बोलते हैं कि जिस प्रकार से मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ दशरथ, उसी प्रकार से तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। और उनका श्राप सही साबित हो जाता है। ठीक है। 2 है, श्रवण कुमार पर आधारित नाटक का मंचन कीजिए। तो आपको मंच पर ये नाटक करना है। ठीक है, तो नाटक कीजिएगा खुद।